जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा हेडलाइंस में, यानी सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। 18 जून को एक चिट्ठी निकली है। आखिर वो कौन सा लाभ है? हाँ, यदि आप पेंशनर हैं या आप सर्विंग हैं तो सभी के लिए लाभकारी है, क्योंकि सरकार ने दबाव में लिया है डिसीजन। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात। और मैं बात करूंगा, यदि आप ईसीएचएस से इलाज करा रहे हैं और इलाज में यदि आपका कुछ पैसा लग गया है तो उसको वापस करने के क्या नियम है, ये आपको ईसीएचएस का लेटर दिखाऊंगा। और मैं बात करूंगा, सरकार वन रैंक वन पेंशन को लेकर के एएफटी ने सरकार के सामने एक पक्ष रखा है कि आपने वारूपी में भी जवानों के साथ भेदभाव किया है। यह भेदभाव सेना के अंदर ठीक नहीं है और इन लोगों को भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाए। तो दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की, यानी सभी के पेंशन वेलफेयर संबंधी है। और इसका मतलब है कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ सभी कर्मचारियों को देश में मिलना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, यदि आप कर्मचारी हैं, आप रिटायरमेंट होते हैं, लगभग 65 लाख के आसपास हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ता है। अभी एक दबाव बनाया, आप समझ सकते हो, ओल्ड जो पेंशन मिशन एम्प्लॉयज हैं उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, और तमाम केंद्रीय कर्मचारियों ने बनाया कि आपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देना होगा। अब ये चाहे आप ओपीएस के कर्मचारी हैं, यानी आप ओल्ड पेंशन सिस्टम में आ रहे हैं, या आप न्यू पेंशन में आ रहे हैं, या आप यूनिफाइड में आ रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार के केंद्रीय कर्मचारी, जैसा कि इन्होंने दुविधा या परेशानी या इस तरीके का असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं, और जब बहुत सारे सवाल उठते हैं तो गवर्नमेंट को आकर के सामने जवाब देना पड़ता है। और उनसे अभी लिखित में जवाब मांगा तो उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है 18 जून 2025 को। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय यूपीएस स्कीम। उन्होंने बोला यूपीएस के अंदर कवर किए जाने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को डेथ ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अब ये आदेश ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि केंद्रीय कर्मचारी देश में, हमने बताया, लगभग आप समझ सकते हो जो पेंशनर हैं 65 लाख हैं, और दोनों को मिला के 1 करोड़ 20 लाख मान के चलते, इतना होता है। लेकिन जब इनकी बहुत सारी मांगे हैं तो ऐसा लगता है कि इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर है। अब उसके अंदर आप समझ सकते हो, चाहे वो आर्मड फोर्सेस के हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, या आप रेलवे के हैं, या आप डाकघर के, या अन्य केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपकी तमाम समस्याएं, तमाम चीजें जब सरकार के सामने रखी जाती तो सरकार कहीं ना कहीं टाल मटोल करती है। और ये वही सरकार है जिनकी सारी नीतियों को लागू करने के लिए ये अपनी जान तक लगा देते हैं। चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, आर्मड फोर्सेस के हैं, या रेलवे के हैं, लगातार मेहनत करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन आज हमें अपनी मांगों को लेकर के बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारा दबाव बनाना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकार जागती है और छोटी मोटी मांग पूरी करती है। नहीं तो आप समझ सकते हो, हमारी पे में बदलाव हो, हमारी पेंशन में बदलाव हो, हमारी ग्रेच्युटी में बदलाव हो, हमारे कम्यूटेशन में बदलाव हो, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज में बदलाव हो, लेकिन बदलाव सरकार आसानी से नहीं करती। बहुत सारी हमारी मांगे केंद्र सरकार के सामने लंबित है। सरकार जब चुनाव आते हैं तब वादे करेगी, या सरकार विपक्ष में होगी तब वादे करेगी, और वादे के पीछे जो इरादा होता है वो भुला देती है। अब जो अब मैं ग्रेच्युटी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था अंडर साइन डायरेक्ट टू रेफर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस नोटिफिकेशन एक निकाला है। उन्होंने कहा है जो 24/1/2025 को एक निकाला था, रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस रिक्रूट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, गिविंग वन टाइम ऑप्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एनपीएस फॉर, उन्होंने कहा इंक्लूजन्स अंडर द यूपीएस। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से कुछ हमने ऑप्शन रखा था कि जो एनपीएस के अंदर कर्मचारी हैं वो यूपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति ये थी, न तो पेंशन का क्लियर है कि कितनी पेंशन मिलेगी, किस एज में मिलेगी,
जब पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो ग्रेचुटी पे बात जाके अटक जाती है। ग्रेचुटी यूपीएस में जो कन्वर्ट होंगे मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े संशय और दुविधा की स्थिति होती है कि आखिर मैं ऑप्ट करूं या नहीं करूं, मैं इसी में लूं या नहीं लूं। हम चाहते हैं सभी को 50% पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को ओपीएस के अंदर कवर करना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? अभी आगे 10 साल 15 साल बाद क्या होगा, एक सैनिक, एक अर्ध सैनिक बल को क्या पता होगा, एक सीआरपीएफ के जवान को क्या पता चलेगा कि आगे यूपीएस अच्छी है या एनपीएस अच्छी है? उन्हें ओपीएस का पता है, क्योंकि ओपीएस इसलिए अच्छी है कि नेताओं ने पहले अपने लिए स्कीम बना के रखी है और सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा रिवीजन वहां नेता ले रहे हैं, तो उन्हें पता है हमें भी ओपीएस में दे दीजिए, हमारी कैलकुलेशन इतनी नहीं, हम उतने पढ़े लिखे नहीं कि हम आगे की कैलकुलेशन कर सकें। इसलिए केंद्रीय कर्मचारी जो संगठन है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल लगातार इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जगह जगह जाके देश में वो सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सरकार को भी बता रहे हैं कि इसमें ये खामियां, इसको में बदलाव करिए। खामियां और खूबियां दोनों बातें अपने प्लेटफॉर्म से वो रख रहे हैं। अब दोस्तों ये सरकार ने फिर आदेश 18 जून को निकाल दिया। उन्होंने कहा है यदि आप यूपीएस में भी कन्वर्ट हो जाते हो तो भी आपको लाभ मिलेगा। इन सो फार द पर्सन सर्विंग इन द Indian Audit and Account Department concerned, these orders are issued in consultation with Controller and Auditor General of India. उन्होंने कहा है as mandate under Article 1485 of the Constitution of India। और आप समझ सकते हो ये ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता ने, ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत की बात है, बड़ी जीत है, बड़ी जीत है मेरे उन भाइयों के लिए जो बॉर्डर पे देश की और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं और अपने आप का बलिदान भी देते हैं। दोस्तों पता चलता है कि जब आप अभी एक चीज जगह से हमें चीजें जो मिलती हैं दूसरों को नहीं मिलती तो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी, हम इसका स्वागत करते हैं। अब मैं बात करूंगा यदि आप ईसीएचएस में इलाज कराते हैं तो गाइडलाइन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हेन एडमिट टू इंफेंट हॉस्पिटल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिट। यदि आप ईसीएचएस बेनिफिशियर्स हैं, यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाकर के इमरजेंसी में एडमिट हो जाते हैं, यदि आपका वहां पैसा खर्च होता है तो उस पैसे को आपने वापस कैसे लेना है, इस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजॉइंट जनरल ब्रांच ने इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो लेटर निकला है 2025 का, उसमें सभी कमांड्स और सभी उन्होंने ईसीएचएस के लिए भेजा है। उन्होंने कहा रेफर द एमओडी ईएसडब्ल्यू लेटर नंबर, यानी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से निकलता है। एज पर द डायरेक्शन ऑफ एमओडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड ऑल ईसीएचएस बेनिफिशियर्स व्हाइल गेटिंग एडमिट टू इनपेनल हॉस्पिटल इफ एनी ट्रीटमेंट। यदि आप इनपेनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं 1 अप्रैल 2025 से आपके नियमों में बदलाव है, इन नियमों को आप फॉलो करें। यानी 3 दिए हैं और उन्होंने कौन कौन सा दिया है, ईसीएचएस लाभार्थी को संबंधित पॉलीक्लिनिक से रेफरल के साथ वर्तमान नीति के अनुसार पैनलबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पहली चीज उन्होंने कहा है यदि आपका रेफरल है ईसीएचएस बेनिफिट्स गेट एडमिटेड द इनपेनल हॉस्पिटल एज पर करंट पॉलिसी विद रेफरल फ्रॉम कंसर्न पॉलीक्लिनिक। दूसरा है कि सूचीबद्ध अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले अस्पताल 2 भागों में अंतिम बिल तैयार करता है। पहला भाग ईसीएचएस द्वारा सीधे सूचीबद्ध अस्पताल को भुगतान किया जाना चाहिए। पहला भाग अंतिम बिल की कुल राशि का 60% है। दूसरा भाग जो अंतिम बिल का 40% है ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने कहा है कि जो आपका बिल बनता है उसमें 60 और 40% के हिसाब से वो वसूल करेगा। ईसीएचएस लाभार्थी की दवाओं की प्रतिरूपी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित पॉलीक्लिनिक में कुल अस्पताल बिल के 40% का प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करेगा। और उन्होंने सीधा कहा ईसीएचएस बेनिफिशियरी टू सबमिट द रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर द 40% ऑफ टोटल हॉस्पिटलाइजेशन बिल टू द कंसर्न पॉलीक्लिनिक एज पर द प्रोसीजर फॉलोड इन केस ऑफ रिम्बर्समेंट फॉर। उन्होंने कहा यदि ऐसी स्थिति बनती है कि आपका इलाज होता है तो उसका 40% खर्चा आपको ही वापस आएगा, बाकी वो सीधा जो खर्चा है वो हॉस्पिटल से कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। तो ये आपको किसी को लेटर चाहिए, एसी निखिल साहब हैं, कर्नल डायरेक्टर एमपी की तरफ से जारी हुआ है। अब मैं बहुत बड़ी बात करूंगा और बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की। शाम को मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि वन रैंक वन पेंशन कोई ऐसा नहीं है। वन रैंक वन पेंशन उन जवानों को दिया जाता है जिनकी जिंदगी यानी 10 से 15% लोग शहीद होते हैं, उन जवानों को दी जा रही है जो जवान सेवा करते हुए
24 घंटे नौकरी करते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के करते हैं, अलग अलग वेदर कंडीशन में करते हैं, अलग अलग चुनौतियों में करते हैं, और इतनी सारी चुनौती होती है कि 24 घंटे एक आदमी का काम होता है, मेंटली और फिजिकली प्रेशर होता है, दबाव होता है, फैमिली का होता है। अब उसके लिए ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखा गया कि भाई 15 साल सर्विस आपकी बहुत है, यदि 15 साल आप देश की सेवा तन मन से कर सकते हो तो देश को कोई समस्या नहीं होगी और आप भी फिजिकली फिट होकर कर सकते हो। यदि आपके बाद यदि आपका शारीरिक चीजें और मेडिकल चीजें अलाउ नहीं करती तो आपको स्वेच्छा से घर जाने के लिए एक जिसको रिटायरमेंट सुविधा, जिसको हम प्रीमेचर रिटायरमेंट कहते हैं, वो स्वैच्छिक सेवा अवकाश है, यानी सेवा से स्वैच्छिक अवकाश लेना, ताकि जो भी वॉलंटियर हैं, ताकि वो बहुत अच्छे लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो आगे आए। अब देश की सेवा करने के लिए नेता के बच्चे नहीं आएंगे, क्रिकेटर के नहीं आएंगे, अभिनेता के नहीं आएंगे, गाने बजाने वालों के नहीं आएंगे, आएंगे तो वो जवान और किसानों के ही बच्चे आते हैं। लगभग आप समझ सकते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी एएसआई होगा, सब इंस्पेक्टर, उसका भी बच्चा आपको सेना में जवान नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। और इधर सूबेदार मेजर होगा, ऑनरी कैप्टन होगा, तब भी उसका बेटा आपको फौज में सिपाही भी मिलेगा, अधिकारी भी मिलेगा। अब ये जो इसकी कंडीशन को सरकार ने एक लूप होल बना करके ओआरओपी की सुविधा, प्रीमेचर रिटायरमेंट को यह कह के डिनाई कर दिया कि आप अपनी मर्जी से आते हो, हम मर्जी से नहीं आते हैं, हम मर्जी से नहीं आते, हम परिस्थितियों से आते हैं, और सेवा काल का जो मिनिमम अवधि है 15 साल हम पूरी करके आते हैं। और यही माननीय एएफटी ने कहा है, समय से पहले सेवानिवृत्त का विकल्प चुनने वाले रक्षा कर्मियों को ओआरओपी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, ये एएफटी का आदेश है। यानी जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रीमेचर रिटायरमेंट 1 जुलाई 2014 के बाद, यानी ओआरओपी 1 के बाद ओआरओपी 2, 3, 4, आगे भी 4 आएगी, उसमें इनको साइड लाइन कर दिया, हटा दिया कि 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी बना दी कि जो प्रीमेचर रिटायरमेंट उनको नहीं मिलेगा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े रैली में भी चीख चीख के कहा था कि पूरा हक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन सैनिकों के पास न कोई यूनियन है, न जिनके पास कोई कहने के लिए अधिकारी है कि इनकी बात को आगे कहा जाए, ना ही माननीय कोर्ट में कोई डिसीजन दे पाया है, और उन्हें ओआरओपी से वंचित कर दिया जाता है। यानी 30-35 साल की उम्र में जो आ गया, उसकी पूरी लायबिलिटीज है उसके कंधों पर, जिम्मेदारी, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह कितने दुख भरी बात है। और इसी को लेकर मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो तथ्य रखे, यानी न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति अन्नू मल्होत्रा और प्रशासनिक सदस्य रस्तोगी एक सामान्य श्रेणी में आते हैं। जो कार्मिक समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं उन्हें पूरे पेंशन बेनिफिट मिलते हैं। और उसके बाद सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि 1 रैंक 1 पेंशन को 3 भागों में बांट दिया जाए। यानी प्रीमेचर को दे रहे हो आप, लगभग 90% प्रीमेचर रिटायरमेंट ही 30 जून 2014 के पिछले वालों को आप दे रहे हो। इनका क्या कसूर है जहां पर आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट भी बंद कर दिया है? आखिर इनको कंसिडर किया जाए, इनके साथ भेदभाव पेंशन की नीति में नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा यह सीधा सेवानिवृत्त कर्मियों की एक श्रेणी में विभेद करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही कट ऑफ तारीख तय करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को सिद्धांतों के विरुद्ध है। आप इस तरह कट ऑफ नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते आपने गाइडलाइन बना दी, प्रीमेचर को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों आपके आंसर करेक्ट नहीं हो सकते। मिलेगा तो सबको, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। तो आपने पॉलिसी कट ऑफ डेट, ये आप उन्होंने कहा ये नियमों के खिलाफ है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हम जरूर चाहेंगे कि हमारे जितने पूर्व सैनिक हैं एक बार फिर आंदोलन या एक बार फिर अपना जोश दिखाएं और सरकार के सामने प्रेशर बनाएं, क्योंकि एएफटी के तो आदेश हैं, लेकिन एएफटी के आदेश सरकार कितना मानती है ये हम सभी जानते हैं। धन्यवाद। तो देखिए आखिर क्या है ट्रंप की रणनीति, कूटनीति, यानी भारत को लगातार कर रहा है बेइज्जत। यानी इधर माननीय प्रधानमंत्री जी से करता है सीधी बात और मुनीर को बुलाता है प्राइवेट लंच के ऊपर। आखिर प्राइवेट लंच पर मुनीर को बुलाना, यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का, क्या वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर क्या है रणनीति? क्या भारत के साथ कोई धोखाधड़ी होने वाली है? तो कांग्रेस सीधा कटघरे में खड़ी कर रही है इस सरकार को। तो देखें वीडियो। मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है? आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर
को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है। वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, थोड़ी शर्म आई, आपसे फोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। खैर, आपके लोगों ने बताया कि आपने उनको 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। अच्छा किया मोदी जी, बस यही बात आप पूरे दमखम के साथ इस देश के सामने बोलिए। आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने 14 बार सीज फायर का श्रेय लिया, तुमने बार बार मध्यस्थता की बात करी, तुमने बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक श्वास में बोला, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये आप देश के सामने बोलिए, आप सर्वदलीय बैठक में बोलिए, आप देश के सदन में बोलिए। जो 2 टूक आपने डोनाल्ड ट्रंप को आपके लोगों के अनुसार सुनाई है, वो 2 टूक आप देश के सामने भी बोलिए। देश के सामने आप ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ट्रंप 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। देश के सामने आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। देश के सामने आप कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। यह नहीं चलेगा मोदी जी। जो आपने फोन पे बतियाया है वही बात सार्वजनिक रूप से देश को एक संबोधन करिए, देश को बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में बताइए और सदन में बताइए। और मोदी जी, मुझे एक बात में तो आपसे संवेदना है और इस बात का दुख है कि आप G7 गए, इतनी देर से इनवाइट आया, वो दया के स्वरूप एक इनवाइट भी आया, आप लपके हुए खैर पहुंच गए, डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं मिले, वो पहले ही जा चुके थे, उनको तो असीम मुनीर की दावत करनी थी आज, वो आपसे मिलने के लिए नहीं रुके। लेकिन आप G7 गए और सोचिए, जिस व्यक्ति को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, जिसको अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाकर मजा आता है, उसको G7 वालों ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और ये सब लोग आगे खड़े होकर हंसी ठिठोली करके फोटो खिंचा रहे थे। मुझे ये देखकर दुख हुआ, क्योंकि आपके जो भक्त थे वो तो लिखते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब बेचारे कैसे लिखे ट्रेलिंग एट द बैक। जो भी है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है और आपकी विदेश नीति ने इस देश का अपमान करने के अलावा बाकी कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारिए और डोनाल्ड ट्रंप को जो आपने बातें फोन पर बोली हैं वो सार्वजनिक रूप से इस देश के सामने भी बोलिए।